नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब क्लास में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जो कालाशोक कर्ण और शिशुनाग के बारे में, जो 7 राजवंश था चल रहा था मगध महाजनपद काल का। तो उसमें से हम लोग शिशुनाग वंश का कवर कर लिए थे, और आज का वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है नंद वंश। नंद वंश, जो कि ये भी जो महाजनपद है मगध महाजनपद का, जो शिशुनाग का अंत हो गया था, उसके बाद नंद वंश का उदय हुआ था। क्योंकि अंतिम शासक शिशुनाग वंश में जो नंदीवर्धन था, उसका हत्या महापद्नंद ने किया था। फिर से उसके बाद 344 से 322 तक ये नंद वंश की स्थापना हुई। और ये जो आधुनिक आधुनिक बिहार है, जो अभी का बिहार है, उसको पहले मगध बोला जाता था, उस पर शासन किया था। यह वंश मगध का पांचवा राजवंश था। नंद वंश पांचवा राजवंश था। इसने शासनकाल में मगध पर पहली बार एक विशाल साम्राज्य बनाया था। मगध वंश का जो मगध वंश मगध साम्राज्य में, अगर मगध महाजनपद काल की बात करें, तो उसमें से जो ये नंद वंश है, ये सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य की सबसे बड़ा एक जो शासन होता है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे धनवान, तो उसमें नंद वंश का नाम बहुत चर्चित है। क्योंकि इसमें जो घनानंद था, धनानंद, उसका सबसे ज़्यादा चर्चा होता है, और उसके चर्चा होने की वजह से ही इसका जो नंद वंश है काफ़ी प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं इसका स्थापना कौन किया था और संस्थापक कौन है। तो इसका स्थापना महापद्नंद ने किया था। स्थापना कैसे हुआ था? ये शिशु नागवंश के अंतिम शासक जो महानंदी था, वो महानंदी की हत्या के बाद, जिसको वर्धमान जो हम लोग पढ़े थे, नंदीवर्धन, उसका ये हत्या करने के बाद महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो अब इसका शासक जो है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, और कितने नंद वंश में कितने शासक आए थे। तो इसमें जो शासक रहे हैं महापद्नंद ने और घानानंद ने, इसको घाना नहीं धाना पढ़िएगा, धनानंद, ये मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो धनानंद जो 344, महापद्नंद 344 से शासन किया, और घनानंद 322 से। तो इसका एक बार मैप भी देख लीजिए, जो नंद वंश का साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ये लगभग आज का जो पाकिस्तान है वहाँ तक ये मगध साम्राज्य फैला हुआ था। ये पूरा का पूरा ये फैला हुआ है, नंद वंश का ही ये साम्राज्य था पहले। तो आई होप यहाँ तक इतना समझ गए होंगे। अब महापद्नंद की बात कर लेता हूँ। महापद्नंद, यह यह वंश मगध राज्य में स्थापित हुआ था, जो आज का बिहार का क्षेत्र है। महापद्नंद को एक राट है, अकेला सम्राट कहा गया है, क्योंकि जो अभी का उड़ीसा है, उसको पहले कलिंग बोला जाता था, और उसी पर ये कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। मतलब आक्रमण करके वहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया था महापद्नंद ने। महापद्नंद शूद्र यानी पहला ऐसा एक शासक था नंद वंश का, या कहें तो हर्यक वंश के बाद शुंग वंश, ऐसे ये जो 7 राजवंश था मगध महाजनपद काल का, तो इसमें एक ऐसा पहला ऐसा ये पद्नंद एक ऐसा शासक था कि जो शूद्र जाति से बिलोंग करता था, और पहला शासक है जिसने क्षत्रिय वंशों का नाश कर सत्ता हथियाई थी। ये क्षत्रिय वंश कौन कौन था? ये क्षत्रिय वंश शिशुनाग वंश का जो अंत किया था ये महापद्नंद ने, तो वो क्षत्रिय वंश के थे लोग। तो उन्हीं को ये मार कर वो सत्ता हथियाया था। पुराणों में सर्वक्षत्रांतक, पुराणों में इसका जब जिक्र होता है, तो सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का विनाशक जैसे उपाधियों से विभूषित, यानी ये उपाधियों से विभूषित किया गया था, यानी इसको उपाधि दिया गया था सर्वक्षत्रांतक, यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और इसे केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। महापद्नंद ने मगध साम्राज्य का विस्तार कर उसे गंगा के मैदानों से आगे ब्यास नदी तक फैला दिया था। गंगा के नदी जो गंगा के मैदान है वहाँ तक ये, और ब्यास नदी तक ये अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। तो देखिए, नंद वंश में कुल 8 से 10 ऐसे शासक रहे हैं नंद वंश में, जो काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए, ज़्यादा फेमस नहीं हुए, वो ज़्यादा शासन नहीं कर पाए, उनका नाम ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि वे उतना अच्छे काम नहीं किए थे।
पंडु गगनपाल, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल। लेकिन उनमें से ये जो धनानंद था, ये लास्ट वाला जो अंतिम शासक था नंद वंश का, ये बहुत ही फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और इस पर दूरदर्शन पर एक सीरीज भी बना था चाणक्य के नाम से। वो घनानंद जो धनानंद था, वो उसमें वो दिखाया गया है। अगर उसको अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, इस हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो वो सीरीज जाकर आप देख लीजिएगा। तो धनानंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये नंद वंश का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक था, लेकिन ये बहुत ही अय्याश और क्रूर शासक भी था। अय्याश और क्रूर शासक था नंद वंश का। इसके समय मकदूनिया इसके समय जो मकदूनिया और मैसेडोनिया के रहा, मतलब जो राजा था सिकंदर, 326 में एक एक राज्य को जीतते हुए भारत आ रहा था। इसके समय यानी धनानंद के समय ही मैसेडोनिया के जो राजा था सिकंदर, जिसको सिकंदर महान बोलते हैं, ग्रेट सिकंदर बोलते हैं, वो 326 ईसा पूर्व में वो पश्चिम से एक एक राज्य को जीतता हुआ भारत आ रहा था। नंद वंश का पतन कैसे हुआ था? वो चाणक्य की वजह से हुआ था। चाणक्य यानी कौटिल्य जिसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये नंद वंश का मतलब पतन किए थे चाणक्य ने। क्यों किए थे, इसका भी एक कहानी है। क्योंकि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था एक एक राज्य को जीतते हुए, तो ये बात चाणक्य को पता चल गया था। ये बात चाणक्य को पता चल गया था। एक मिनट। ये बात ये यहाँ पर एक फोटो में यहाँ पर दिख रहा है। ये बात चाणक्य को पता चल गया था, और वो चाणक्य ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम ये जो धनानंद है, धनानंद से हम सहायता ले लें, कुछ सैनिक मांग लें, या उससे ही बोलें कि आप राजा हैं मगध साम्राज्य का, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने अय्यास में डूबे हुए हैं, जबकि विदेशी आक्रमण करने वाला है भारत पर, आप क्या कर रहे हैं। तो ये समझाने के लिए चाणक्य ने उसके राज दरबार में जाते हैं। लेकिन घनानंद था, जो धनानंद था, उतना मतलब क्रूर था, वो ब्राह्मण से जलता था, मतलब देखना नहीं चाहता था। तो ये क्या किया चाणक्य का, इतना बेइज्जती किया अपने राज दरबार में और उसकी चोटी काटने की बात बोली। तो चाणक्य ने भी गुस्सा होकर ये बोल दिया कि धनानंद, मैं जब तक तुमसे प्रतिशोध, अपने मतलब बेइज्जती का, अपमानित का प्रतिशोध न ले लेता हूँ, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और वो जो अपना चोटी था, ये जो चोटी दिख रहा है, ये जो चोटी था, ये वहीं पर खोल दिया। मतलब वो जो चोटी को खोल, पहले बांध के रखते थे, लेकिन वहीं पर खोल दिए और बोले कि जब तक अपने बेइज्जती का बदला न ले लेता हूँ, तब तक ये चोटी बांधूंगा नहीं। और उस चाणक्य का ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा और उसका पतन का कारण बना। और ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही तैयार किया, और तैयार करने के बाद उसके घनानंद का सफाया किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदों के पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। तो चाणक्य की वजह से ही जो नंद वंश का पतन हुआ था। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, सिकंदर के समय जो नंद वंश की सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ थे, 3,000 हाथी थे। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ये काफ़ी धनवान था। नंद वंश में ये जो धनानंद था, ये काफ़ी धनवान था। इसलिए ये अपने राज्य पर उतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ये धनवान था, क्या होगा, कोई राज्य पर उसका आक्रमण नहीं करता था। तो इसलिए ये अय्याश हो गया था। और जो अय्याश में डूब जाता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका दिमाग जब खराब होता है, तो वो एक क्रूर हिटलर के रूप में जन्म लेता है। तो इसके पास इतना मतलब उस समय का ये 20,000 घुड़सवार काफ़ी मतलब कम नहीं होता, बहुत होता है। और 2 लाख पैदल सैनिक थे। सोचिए, एक ये जो मगध साम्राज्य के लिए हैं 2 लाख पैदल सैनिक, वो भी 2,000 रथ, 3,000 हाथी, तो बहुत था उस समय। और मौर्य वंश के जब चाणक्य ने नंद वंश का सफाया किया, तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले जब भारत में विदेशी आक्रमण, वही मतलब सिकंदर जब आक्रमण करते हुए भारत में आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशी आक्रमण करने के लिए कुछ ऐसे ही वहाँ पर रिवेल चलता है, आक्रमण मतलब लड़ाई वगैरह ये सब चलता रहता है।
हम लोग देखेंगे कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुआ था। ईरानी फारसी हकमनी आक्रमण, फारसी हकमनी आक्रमण। तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था, पूर्वी क्षेत्र में मगध शक्तिशाली राज्य था, लेकिन पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमण पश्चिम के क्षेत्र में आक्रमण करना आसानी समझते थे और आक्रमण भी करते थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो ईरान का यानी फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया था। हकमनी वंश का राजा कौन था? वो था साइरस सेकेंड यानी कुरुस था, जिसको बोलते थे साइरस द्वितीय। वो कुरुस था जिसने 550 ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर कम्बोज, गंधार और सिंध पर, ये जो आज का पाकिस्तान में है, कम्बोज, गंधार, सिंध, उस पर आक्रमण किया, लेकिन वो क्या हुआ, असफल रहा, कर नहीं पाया। उसके उत्तराधिकारी डेरियस, जो उसके उत्तराधिकारी था डेरियस, 516 ईस्वी में पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों को जीत लिया। वो तो आक्रमण किया और जीत लिया, और जो अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, उसको 20वां प्रांत बनाया। तो ये मैं जितना बता रहा हूँ आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एसएससी, यूपीएससी लेवल, एनसीईआरटी का जब आप कवर कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसमें मतलब ये नोट्स के लिए मैं जो एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ, ये नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फालतू वो सब चीज़ नहीं लिखा हूँ कि जो आपके केवल नोट्स भरेगा। केवल वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए ठीक है। दूसरा जो आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रमण, वो कौन था? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान के बारे में ऐसा बोला जाता है। सिकंदर महान ये यूनानी था, जिसे मकदूनिया भी बोलते हैं, ग्रीक भी बोलते हैं आज के टाइम में। ये यूनानी था। ईरानी आक्रमण के बाद सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने खैबर दर्रा से, जो पश्चिम का खैबर दर्रा था, भारत में प्रवेश किया। पश्चिम उत्तर भारत के कई छोटे राज्यों को हराया, जिसमें से तक्षशिला था, आज जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला के आम्भी और पौरवों के राजा पोरस भी शामिल था, यानी पोरस को भी हराया था। मतलब पोरस से भी इसका युद्ध हुआ था, लेकिन पोरस से लेकिन झेलम, यहाँ पर देखिएगा, झेलम नदी के किनारे पोरस के साथ बहुत ही एक फेमस युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं झेलम नदी के। वो युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था, जिनमें पोरस की हार के बावजूद सिकंदर ने, पोरस की तो हार हो ही जाती है, लेकिन सिकंदर क्या करता है, उसका राज्य लौटा देता है। क्यों लौटा देता है, ये भी एक कारण बनता है, क्योंकि सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। पूरी की पूरी सेना ही ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वहाँ पर जब ये बात चाणक्य को पता चला था कि सिकंदर धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए भारत आ रहा है, तो ये अफवाह फैला दिया था चाणक्य ने कि ब्यास नदी को जो पार करता है वो ईश्वर के श्राप से मर जाता है, या उसको कोई अजीब सी बीमारी हो जाता है। और ये अफवाह सिकंदर की सेना में फैला दिया चाणक्य ने, जिससे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिससे सिकंदर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। सिकंदर क्या किया? वापस लौटना पड़ा। लेकिन एक बात है, सिकंदर का जो थल सेनापति था सेलुकस निकेटर ने, वहाँ पर वो रुक गया ब्यास नदी के पास वो रुक गया, और सिकंदर क्या हो गया, बेबीलोन चला गया। ईरान के जो बेबीलोन है वहाँ पर चला गया, और वहाँ पर 323 ईस्वी में सिकंदर की डायरिया नामक बीमारी हो गया। यहाँ पर डायरिया लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डायरिया नामक बीमारी हो गया है, और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई बेबीलोन में। सिकंदर और उसका घोड़ा जो था बूके फेराल का मकबरा आज भी बेबीलोन में है। बेबीलोन में है सिकंदर और उसके घोड़े का मकबरा, आज भी कहाँ पर है? बेबीलोन में है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जब आप करिएगा तो एक पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और ऐसे ही मैं लेक्चर लाता रहता हूँ, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न का जो भी कवर करना होता है, वो हिस्ट्री को मैं कवर कर रहा हूँ। और इसका एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, जाकर आप वो देख सकते हैं पूरी वीडियो को। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।